और ये तब हो रहा है जब तक वक्फ का कानून का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित है। ऐसे में सवाल यह कि मुसलमानों को एकजुट करने का मकसद क्या है? वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को डराने का मकसद क्या है? उनको भड़काने का मकसद क्या है? भ्रम फैलाने का मकसद क्या है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले की रिपोर्ट देखते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में सियासी हलचल। वक्फ एक्ट के खिलाफ हल्ला बोल। AIMPLB चलाएगा वक्फ बचाओ मुहिम। शहर शहर मुख्यालय पर हो रहा धरना प्रदर्शन। वक्फ पर भड़के जज्बात। ममता दीदी भाईजान के साथ। मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेंगी। बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है। देश के अंदर विपक्ष का एक खौफनाक खेल खेला जा रहा है। हिंसा की आग में देश को धकेला जा रहा है। अल्पसंख्यकों के मन में जहर घोला जा रहा है और देश के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही है। और इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। आगजनी, हिंसा, बवाल, पत्थरबाजी और संविधान को नहीं मानने वाली बयानबाजी। ये नए वक्फ कानून को लेकर विरोध की चिंगारी है। वक्फ कानून को लेकर देश में मचा संग्राम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर कोलकाता, पटना से लेकर भोपाल तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है तो दूसरी ओर कई मुस्लिम संगठनों का सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज हो गया है। आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहा है। वक्फ बचाओ मुहिम के पहले दौर का आगाज 10 अप्रैल से शुरू हो गया, जो 7 जुलाई तक चलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यह मुहिम शाहबानो मामले की तरह शहर से लेकर गांव तक चलाई जाएगी। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद धरना प्रदर्शन कर रहा है तो भोपाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रोटेस्ट कर रहा है। पटना में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन इकट्ठा हो रहे हैं। इधर वक्फ एक्ट को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बुलाई आपात बैठक। ये बैठक श्रीनगर स्थित महबूबा मुफ्ती के गुपकर के G4 सरकारी आवास पर हुई, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हुए। ऐसे में बीजेपी ने भी काउंटर करने की पूरी तैयारी कर ली है। वक्फ संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद बीजेपी ने इसे लेकर देश भर में जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया है। इसके जरिए मुस्लिम समुदाय को बताया जाएगा कि यह कानून किस तरह से उनके लिए फायदेमंद है। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा होगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि देश भर में वक्फ कानून को लेकर राजनीति क्यों हो रही है? क्या विपक्ष अपनी जमीन तलाश रहा है? देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष को डर सता रहा है कि उनका वोट बैंक खिसक न जाए। ये तब हो रहा है जब वक्फ कानून का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
बातचीत करने के लिए राधिका शाह, प्रवक्ता बीजेपी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। साबिर अली, नेता टीएमसी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण पुरोहित, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा दर्शकों को एक बार फिर से। मैं सबसे पहले साबिर अली जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ममता दीदी ने कहा कि भाई 33% माइनॉरिटी है, क्या किया जाए इनको? क्या इनको पश्चिम बंगाल से निकाल दिया जाए? 33% माइनॉरिटी के अधिकारों की, उनके हक की, उनके जो राइट टू लिविंग है या फिर राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, कोई भी संवैधानिक अधिकार है, उसको तो कोई चुनौती नहीं दे रहा है। तो यह बात कहां से आ गई कि बीजेपी 33% मुसलमानों का हक छीनना चाहती है? क्या वक्फ बोर्ड की 9.5 लाख एकड़ की जो संपत्ति है वो मुसलमानों की निजी संपत्ति है या वो करप्शन का एक बहुत बड़ा हथियार है? देखिए, जो वक्फ बिल आया है पश्चिम बंगाल में या भारत वर्ष में जो नया वक्फ बिल आया है, हमारा मगरबी बंगाल का चीफ मिनिस्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है ऐसा कोई कानून को बंगाल में हम लोग लागू होने नहीं देंगे जिससे सांप्रदायिक तनाव पड़े, जिससे हमारी स्टेट में कोई आपातकालीन स्थिति हो। देखिए, बीजेपी का तो मकसद हम लोग जान ही रहे हैं, उन लोग का सिर्फ टारगेट है अल्पसंख्यकों को टारगेट करना, खास करके मुस्लिम समुदाय, माइनॉरिटी समुदाय में मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना। इसीलिए वो कानून लाया वक्फ बिल। हमें नहीं लगता है कि वक्फ बिल का हिंदुस्तान में जरूरत था कि नहीं। वक्फ बिल ऑलरेडी था, नया बिल लाने की क्या जरूरत है? और लाया भी गया तो जिसमें जब अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट दिया है उसको कुछ तरीके से उसको मानना चाहिए। सरकार अपना हरदर्मी, अपना जिद में रात को 2 बजे बिल को लोकसभा में पास किया, 3 बजे अगला दिन राज्यसभा में पास किया और प्रेसिडेंट संग संग इसको साइन भी कर देता है। इतनी जल्दबाजी में सरकार की जो मंशा है उस पर हम लोगों को शक है। और बंगाल में इसीलिए कोई ममता बनर्जी ने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि बंगाल में इस तरीके के कानून लागू नहीं होगा। जो हमारा स्टेट है, हम लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का दंगा लगाने की सांप्रदायिक कोशिश है उसको हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। हम लोगों की स्टेट में शांतिपूर्ण भाई जो है वातावरण उसको खराब आपके स्टेट में ही माहौल खराब किया गया, मुर्शिदाबाद में। बीजेपी रूल्ड स्टेट पे तो कहीं माहौल खराब नहीं हो। यूपी में मैं रहता हूँ, बंगाल नेशनल कैपिटल टेरिटरी में मैं रहता हूँ। यहाँ का जो मामला हुआ, एक छोटी सी मामला है, उसको जांच पुलिस वहां पर एक्शन लिया है। नहीं, क्या एक्शन लिया? मामला को जो हुआ है और आप जो कहते हैं कि भाई मुसलमानों का हक मारा जाएगा, मुसलमानों का हक मारा जाएगा या आपका 33% वोट बैंक खतरे में आ जाएगा? नहीं, मुसलमानों का हक तो मारा जा रहा है। तो कैसे? आप साबित कीजिए ना, कैसे मारा जाएगा? भाई अतीक अहमद के पास 71 करोड़ की संपत्ति वक्फ की, जिसको उसने बेच दिया हुआ तरीके से। सबसे पहले अतीक अहमद के पास 71 करोड़ की संपत्ति निकली यूपी में। उसको हड़प करने मुसलमानों का हक खतरे में है या पश्चिम बंगाल में कुछ नेताओं का हक खतरे में है? साबिर भाई, मुसलमानों का हक खतरे में है या वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो पॉलिटिशियन दबाकर बैठे हैं उनका हक खतरे में है? मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं। राज में तो मुसलमान खतरे में, बीजेपी के राज में मुसलमान खतरे में है। आए दिन मुसलमानों के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। आए दिन मुसलमानों की मुर्शिदाबाद में हो रहा है। मुर्शिदाबाद में कौन सी बीजेपी की सरकार है भाई? मुर्शिदाबाद में जो घटना घटा है ऐसा जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, ऐसा कोई घटना नहीं घटा है। एक छोटी सी घटना घटा है, उस पर पुलिस कार्रवाई किया, संग संग एक्शन लिया है। अच्छा, छोटी सी घटना पर इंटरनेट भी बंद कर दिया आप लोगों ने। मैं सौरभ दुबे जी आपका रिएक्शन चाहूंगा। लेकिन जो हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन पुलिस एक्शन लिया। सर देखिए, सीधी सी बात है कि बिल जो आया है वो भी पहले भी मुसलमानों के लिए था, अभी भी मुसलमानों के लिए है। उसके अंदर कुछ सुधार करके इसको नए बिल को पेश किया गया है। उसके अंदर जो सुधार हुए सिर्फ और सिर्फ जमीन रजिस्ट्रेशन को लेकर के हुआ है। जो ज़मीन पे अतिक्रमण हो रहा था, जिसमें मुस्लिम भाइयों की ज़मीन थी, मुस्लिम बहनों की ज़मीन थी, उन्हीं लोगों को अतिक्रमण से बचाने के, उनकी ज़मीनें जो अतिक्रमण से बचाने के लिए सरकार बिल लेकर के आई है। सरकार ने कहीं भी बोला नहीं, सरकार ने स्पष्ट रूप से बोला कि 2025 के पहले जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। लेकिन 2025 के बाद अगर किसी ने भी अवैध रूप से किसी भी मुस्लिम भाई की ज़मीन कब्जाने, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो ज़मीनें हैं वो ज़्यादातर तो मुस्लिम भाइयों की है ना। अगर वो उन्होंने दान किया अपनी ज़मीनों को, तो उनकी दान की हुई ज़मीन का सही उपयोग होना चाहिए। इस पक्ष में मुसलमान भी हैं भाई, एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का सहमत है।
लेकिन आप उसको कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, आप उनके साथ दंगा कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि अपनी ही कौम के अंदर जो आपकी एक बड़ी संख्या के लोग हैं वो लगातार इसका स्वागत कर रहे हैं। आखिर स्वागत के पीछे कारण क्या है? स्वागत के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक जो जमीन दान में दी जा रही है वो सबको पता चल जाएगी कि ये जमीन का रजिस्ट्रेशन इनके नाम पे है, इस जमीन के ऊपर जो है ये काम हो रहा है और इस कार्य से मुसलमानों को ये फायदा मिल रहा है। धार्मिक रूप से तो मामला है नहीं, लेकिन धार्मिक रूप से अगर देख लिया जाए कि अल्लाह से जुड़ा हुआ मामला, मानते हैं कि हमने अल्लाह के नाम पे जमीन दी, तो अल्लाह तो नेक कार्य के लिए अगर कोई व्यक्ति जमीन दे रहा है उसका हिसाब किताब तो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से शाबिर भाई हैं, इन लोगों को अपने अंदर जो लोग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उससे बचना चाहिए। एक ऐसा बिल सरकार लेकर के आई है और सुन लीजिए, आप कह रहे हैं बड़ी जल्दीबाजी में, वंदे भारत का तो जमाना ही है। आप कह रहे हैं वंदे भारत का जमाना मुसलमानों है को भड़का रहे हैं ना, आप कह रहे हैं विपक्ष मुसलमानों को भड़का रहा है, भाई आप क्यों नहीं जागरूक कर दे रहे? नहीं, जागरूक कर रहे हैं। अभी पूरा माइनॉरिटी जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, आज किरण रिजिजू जी ने बाकायदे जो है उनके साथ बैठक की, और जो माइनॉरिटी का मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का वो प्रत्येक जिले में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जाकर के लोगों से संवाद करेगा मुस्लिम भाइयों के बीच में। अब जैसे बिल पास हुआ, राष्ट्रपति जी का साइन हुआ, अगर इसको लेकर के कहीं भी किसी तरह का कंफ्यूजन है तो उसमें वो जागरूकता लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी टीम बना करके, जो इनका अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके माध्यम से ये लोग करने जा रहे हैं। एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि जिनको कमियां लगती हैं, मैं तो कह रहा हूं आप बताइए क्या इस बिल से क्या नुकसान होने वाला है? कोई एक ऐसी बात हमको बताई जाए जो इस बिल से आप लोगों को नुकसान दिखाई देती है। कहीं भी आपको लगता है कि हमारी कोई मस्जिद चली जाएगी, कहीं आपको लगता है कि हमारी कोई ईदगाह चली जाएगी, कहीं आपको लगता है कि हमारे कब्रिस्तान चले जाएंगे? अगर ऐसा कहीं भी कोई उदाहरण आपके पास है तो कृपया करके मुझे बताइए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इस बिल के बारे में, जहां तक मैंने जानकारी ली है, मैंने पढ़ा है, तो स्पष्ट तौर पे इसमें कहा गया है कि 2025 तक जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, लेकिन 2025 के बाद अगर किसी मुस्लिम भाई को रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर उनको कोई आपत्ति है, कोर्ट में जा सकते हैं वो, और अगर उसकी सुनवाई जो है उनके पक्ष में होती है तो वक्फ बोर्ड के पास जो है वो अधिकार, अब वो नहीं रह जाएंगे कि आप जबरदस्ती उनको मना कर। ठीक है, इस पर कई बार चर्चा हो गई। वरुण पुरी जी के पास आ रहा हूं। वरुण जी, क्या ये महज संयोग है या फिर वोट बैंक का बहुत बड़ा सियासी प्रयोग है? देखिए विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है सबके पास जाने का, आंदोलन करने के लिए फ्री है, संवैधानिक दायरे में, कानूनी दायरे में धरने दो, प्रदर्शन करो, सब। इसलिए बार बार ये क्या जा रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, वो मेरी समझ से बाहर है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो करेगा आंदोलन, सत्याग्रह करेगा, कानून के दायरे में कुछ भी करेगा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में। लेकिन जब सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट, उसने लॉ बना दिया तो पूरे देश के लिए लागू हो गया। ममता दीदी हो या दूसरी स्टेट्स हो, लागू नहीं करेंगे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार लागू हो गया। दूसरा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ना कोई स्टे दिया है, खाली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है, पार्लियामेंट जो लॉ इनेक्ट करती है उसका इंटरप्रिटेशन करता है। अगर कोई सेक्शन या सब सेक्शन उसको लगता है कि वो संविधान के खिलाफ है, या संविधान में फंडामेंटल राइट्स है या दूसरे प्रोविजन है उसके अगेंस्ट है, तो उसको स्ट्राइक डाउन करेगा, कि केंद्र सरकार को डायरेक्शन देगा। इनमें से एक ऑप्शन। इसलिए बार बार जो एक क्रिएशन किया जा रहा है। अब आप कह रहे हो वोट बैंक, मुझे आप बताइए, आपको ध्यान होगा जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकाली गई थी, राम मंदिर की बात करी थी, जबकि इनका इश्यू नहीं था, दूसरे लोगों का इश्यू था, तो उस समय पूरे देश में एक माहौल बनाया गया, सारे साधु साध्वी भी इनके साथ घूमे, हम भी देखते थे उस समय, जा करके भाषण देते थे, जा कर। तो एक माहौल बनाया गया, तो वोट बैंक के लिए ही बनाया गया। तो राजनीतिक तंत्र जब देश के अंदर लागू है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो सारी राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से वोटों के लिए ही करती हैं। बीजेपी को सत्संग करने तो आई नहीं है, वो भी कुंभ का प्रचार कर रही है और चीजों का प्रचार कर रही है, कैसे न कैसे वोट मिल जाए। फिर जो अविश्वसनीयता देश में लागू इनकी मंशा पर, वो इसलिए हुई कि आधी रात को नोटबंदी कर दी, पूरा देश की इकोनॉमिक कमर तोड़ दी इन्होंने। उसके बाद कोई ध्यान नहीं। आप देखो, किसान बिल लाए, किसान बेचारे साल भर पड़े रहे, शहीद हो गए, उसके बाद अचानक से वापस लिया। अब हर चीज में आर्थिक और मानसिक रूप से आप देश को परेशान करोगे, सिर्फ मैं करने के लिए कि मेरे मन में आ गया वैसे करूंगा। तो जब जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी की सरकार नहीं है। एक आत्मवाद ये बात करते हैं ना, एक आत्मवाद नहीं है, दो आदमी, एक आदमी की जो मन में सोच आ रही है वो वाद चल रहा है। तो उसके कारण सामूहिकता का जो एक मानसिकता होती है वो नहीं है। इसलिए जो क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज अलग अलग है देश में, वो परेशान हो रहे हैं। इनको उसका ध्यान नहीं है, उसको हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हैं। और दूसरी जो टैक्टिक्स जो विपक्ष कह रहा है कि ध्यान भटकाने की टैक्टिक्स, मैं भी उसको मानता हूँ, एंडोर्स करता हूँ, ध्यान भटकाने की टैक्टिक्स है। और ध्यान भटकाने की टैक्टिक्स वहीं आती है जब पूंजीवादी मानसिकता होती है। आपको पूंजीवादी खेल करने तो आम जनता में आक्रोश नहीं हो, उसका रिएक्शन नहीं हो, तो आप उनको कहीं ना कहीं भटकाते रहो।
ये पूंजीवादी मानसिकता की जो मोदी सरकार है उससे देश को कहीं भला नहीं हो रहा। और मैं कह रहा हूँ वक्फ बिल में आपने संशोधन किए, आप कर सकते हो, आप सरकार में हो, लेकिन आप पुरानी सरकारों को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। वो संसद जो भी थी आजादी के बाद से उनको जो ठीक था उन्होंने वरुण भाई, मैं तो बस ये जानकारी चाह रहा हूँ। नहीं, मेरी बात तो सुन लो पूरी यार। वरुण भाई, आपने नोटबंदी सबका जिक्र कर दिया, आप कृपया ये बता दीजिए इस बिल से आप सहमत हैं कि नहीं है? आपको कोई खामी नजर आ रही हो तो बताइए। अरे भाई, मैंने आपको क्या कहा? तो पिछली सरकारों ने जो किया उसमें कैसे खामी हो गई, आप ये बताइए। मैं तो नहीं कह रहा हूँ उसमें खामी है, बीजेपी कह रही है ना, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। आपके मेरे संवाद से थोड़ी देश चल रहा है। आप जो कह रहे हो मैं भी सहमत हूँ, आप भी सहमत हो जाओगे मेरी बात में, उससे नहीं। बात जो इश्यूज है उसके ऊपर है कि पिछली संसद या उससे पहले की संसद ने जो लॉज बनाए, कोई भी संसद का 5 साल का कार्यकाल होता है, कोई भी सरकार आ गई, जो भी लॉज इनेक्ट करते हैं वो अब समय काल परिस्थिति के अनुसार करते हैं। तो मैंने कर दिया और पिछली सरकारों ने खराब किया। ये जो आपकी मोदी सरकार, आपने पूछ लिया, नहीं आपने पूछ लिया, मैं पूछ लूं एक बार। बिल के बाद का इन्होंने कहा पिछड़े बिल का, चलिए पूछ लिया। देखिए जो इनका बिल आया था 2013 में, कांग्रेस का बिल, अगर वो बिल जो है आपका सही होता तो ये बताइए कि 2014 से लेकर 2024 तक, सुन लीजिए, 2014 से 2024 तक इतनी बड़ी मात्रा में जो इतनी एकड़ जमीनें चली गई वक्फ बोर्ड के पास, वो कैसे गई बताइए? मैं आपको क्या कह रहा हूं, बताइए। आप पिछले 11 साल से मोदी जी का शासनकाल है ना, आपको होश नहीं आया 11 साल में बिल लाने का? अरे एक एक करके ला रहे हैं ना, नोटबंदी लाई, 370 हटाया, उसके बाद लाइन से सुधार होगा ना, सुधार कार्यक्रम लाइन से होगा, 100 साल में होगा। फिर कांग्रेस हो तो गया जिम्मेदार। नोटबंदी से क्या हुआ? नोटबंदी से बताओ। नोटबंदी से काला धन खत्म हो गया। काला धन जो राजनीतिक पार्टियों को अवैध, राजनीतिक पार्टियों पे जो कैश की बरामदी होती थी, जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ते थे, वो खत्म हो गया। इकोनॉमिक्स नहीं समझते आप? अरे मैं समझता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। क्लास का बिजनेस खत्म हो गया। क्यों बनाया? नहीं, आप क्या कह रहे हैं भाई? नोटबंदी से क्या पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव नहीं लड़ पाई? नोटबंदी से जो इस देश के अंदर कुछ जो कैश का अमाउंट पड़ा होता था, बड़ी नोटों का 1000 रुपए का, उसका खात्मा हुआ, उसकी काउंटिंग हुई। जब बैंक ने वापस मांगा तो पॉलिटिकल पार्टीज की बैकबोन आपने तोड़ दी। पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं, तो अवैध जो संपत्ति इकट्ठा करके रखते थे, जिसके आधार पर चुनाव को भ्रमित किया जाता था, जो विदेशों से फंडिंग होती थी, जो बाहर से पैसे आते थे, जो ठीक है, चलिए नोटबंदी पे कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा सवाल वरुण जी से, मेरा सवाल वरुण जी से, इसीलिए तो कांग्रेस हार रही है। मेरा सवाल भ्रम को लेकर है, मेरा सवाल भ्रम को लेकर है, मेरा सवाल भ्रम को लेकर है भाई साहब, मेरा सवाल भ्रम को लेकर है। वक्फ बिल के नाम पर क्या मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है? वरुण जी इसका छोटा जवाब, फिर मैं सौरभ दुबे और साबिर अली जी आपके पास आ रहा हूं। जी, जैसे अभी इन्होंने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा बिल पास हो गया, एक्ट बन गए, तो अब गजट ही कर दिया उसको, तो उसके बाद तो पूरे देश पे लागू हो गया। अब बीजेपी के नेता जाएंगे, सबको समझाइश करेंगे, भाई आप पहले कर लेते, लाने से पहले। वही तो कहा, इनकी जो नीति रही है सामूहिकता की। अटल जी की भी सरकार थी, जब तो किसी को किसी प्रकार से कुछ नहीं होती थी दिक्कत। आज इस सरकार ने क्या किया है, 80-20, कभी गोली मार दो डैश डैश को। तो जो सरकार में रहते हुए, पद पे रहते हुए ऐसे वक्तव्य देंगे, आम जो समाज के अंदर जो है विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। सबको लगता है इनकी मंशा ठीक नहीं है, और जितने भी इन्होंने काम किए हैं इक्के दुक्के को छोड़ के, वो उससे मानसिक और आर्थिक रूप से देश परेशान हो रहा है। कोई ना कोई प्रश्न तो उठेगा इसमें, हर बात में विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं, प्रश्न उठाना ठीक है, लेकिन डायरेक्टली ये कह देना कि भाई मुसलमानों की मस्जिद खतरे में, मुसलमानों का धर्म खतरे में, और मुसलमानों का ईमान खतरे में, मुसलमानों का सब कुछ खतरे में, मुसलमानों का वजूद ही खतरे में है। अरे हर फैसले से मुसलमानों का वजूद कैसे खतरे में? राम मंदिर बन रहा, मुसलमान का वजूद खतरे में आ गया। 370 हटा, मुसलमान का वजूद खतरे में आ गया। 3 तलाक हटा, मुसलमान का वजूद खतरे में आ गया। बीजेपी की सरकार बनी, मुसलमान का वजूद खतरे में आ गया। तो ये तो भटकाना लटकाना ही हुआ ना सर। वरुण भाई, आवाज मिल रही है आपको? पूरी बात मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आपकी बात को मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा आपको, ये जो टैक्टिक्स होती है नेताओं की, वही पूंजीवादी मानसिकता मोदी सरकार की है। तो भटकाना, तो नेताओं को तो अगर वोट लेना है, कोई भी पार्टी के हो, तो कोई ना कोई चीज तो सब्ज बाग तो दिखाएंगे ही पब्लिक को। मोदी जी ने नहीं दिखाया 11 साल में 2 करोड़ रोजगार, पता नहीं क्या क्या, और वोट लेने का पूरा प्रयास किया। तो अगर विपक्ष कर रहे हैं तो उसमें दोष कैसे ठहरा सकते हो? दोषी नहीं ठहरा सकते उनको। नहीं, मैं दोषी किसी को नहीं ठहरा रहा, मैं बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी के हर एक फैसले पर मुसलमान खतरे में क्यों आ जाता है? सौरभ दुबे जी, मैं वही कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए थी। भाई चर्चा देखिए, जब सीए लागू हो रहा था तो उस समय चर्चा की गई थी, बाकायदे चर्चा की गई थी। इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने कमेटी बनाई थी। जब सीए आया तभी मुसलमान खतरे में था, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, जिसका इन लोगों ने विरोध किया। और विरोध करने का नतीजा ये निकला कि मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आज चैलेंज करता हूं, एक भी मुसलमान जो सीए में कह रहा था कि हमारी नागरिकता चली जाएगी, आज कोई बता दे ऐसा कोई। राधिका शाह हमारे साथ जुड़ गई है बीजेपी से प्रवक्ता, उनके पास जा रहा। राधिका जी, स्वागत है आपका।
आप लोगों की सरकार के हर फैसले से मुसलमान खतरे में क्यों और कैसे आ जाता है? पहले तो मैं सबको याद दिलाऊं कि मोदी जी क्या कहते हैं, सबका विकास, हिंदुस्तान को एकजुट करते हैं, हिंदुस्तान के लिए, हम भारत देश के लिए काम करते हैं। और जो भी हमारे यहाँ पे बैठे हैं हमारे भाई साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है, एक बार तो कहे कि बीजेपी ने हमने हमारी जो 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स की जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो 5वां अर्थव्यवस्था है, हमारी जो जीडीपी होती है, हाँ, देश में जो विकास हो रहा है हर तरीके से। सुनाई दे रहा है कि आवाज आ रही है? आ रही है मैम, पूरा कीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो ये सब बातें क्यों नहीं करते? और मुझे ताज्जुब की बात जो लगती है, जो भी कहता है हिंदू खतरे में है, वो आवाज हिंदू की ही होती है। इस पैनल में भी जैसे हम लोग जैसे मुसलमान के विरोधी, हम हिंदू ही है और हिंदू ही ये बताता है। इस पैनल में भी वरुण भाई, इनके नाम से मैं पहचानती हूँ कि हिंदू है। अरे मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, कहाँ पे कोई यहाँ पे खतरे में है? आप मुझे बताइए। और खतरे में है तो बताइए कौन सा मुसलमान परिवार यहाँ से निकल गया ये कहते कहते एयरपोर्ट में बाइट देके कि हम खतरे में थे इसलिए हमने दूसरे देश की के लिए निकल पड़े हैं। एक आपके पास एक ऐसा उदाहरण दीजिए जहाँ पे आप कह सकते हैं कि किसी ने कहा कि हम लोग ठीक नहीं है। और भैया, जब से नोटबंदी हुई है कश्मीर में पत्थरबाजी तो बंद हो गई थी ना। अच्छे चीजें जो मोदी जी कर रहे हैं गर्व से कहनी चाहिए। आज हम जो ये नीला पासपोर्ट लेके देश विदेश घूमते हैं और जब इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है इंडियन पासपोर्ट, अरे उसके मुंह की लाली अलग होती है। और 30 साल पहले जब हम निकले थे, 40 साल पहले जब हम विदेश के लिए निकलते थे, तब पता था, हमें सबको पता है कि हमारे जी, जाहिर सी बात है। राधिका जी माफ कीजिएगा, मेरे पास समय बहुत सीमित, आप थोड़ा लेट जुड़े। आप ना हिंदुस्तान खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना हिंदू खतरे में। दरअसल वोट बैंक खतरे में पॉलिटिकल पार्टीज की, इसलिए इस तरह के मुद्दों को और हवा दी जाती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के पटियाला